डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 24 दिन के आंदोलन के बाद छात्रों की मांगे मानी गई। सीएम ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द की। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भूख हड़ताल समाप्त की। अभी भी सीबीआई जांच पर है स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र में आज रिक्शा टैक्सी चालकों की मराठी सीखने की डेडलाइन खत्म। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कहा कुछ और समय दिया जाए। परिवहन मंत्री ने कहा कि 19 अगस्त से शुरू होगी कार्रवाई। यूपी में कई जिलों में झमाझम बारिश। उत्तराखंड में देहरादून समेत 4 जिलों में भी भारी बारिश। गंगा सरयू समेत 8 नदियां वार्निंग लेवल के पार। उत्तराखंड में 91 सड़कें बंद। देहरादून में स्कूलों की छुट्टी। 6 जिलों में येलो अलर्ट। और एमपी के भिंड में दर्दनाक हादसा। यूपी के लखीमपुर लौटते वक्त पिकअप डंपर से टकराई। 8 मजदूरों की मौत, 25 घायल। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को मृतक के शवों को परिजनों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड से मिल रही बड़ी खबर की, जहां छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार। आपको बता दें कि 24 दिन के आंदोलन के बाद छात्रों की मांगे मानी गई है। सीएम ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी है। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भूख हड़ताल खत्म की है। सरकार के फैसले से छात्रों को बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है और अभी भी सीबीआई जांच पर स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं। झारखंड से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के 24वें दिन झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी है और परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। साथ ही साल 2014 से अब तक हुई सभी नियुक्तियां, परीक्षाओं की जांच कराने की घोषणा की है। कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है और मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया के सामने सारी बातें रखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख मांगे मानने की घोषणा की है। सरकार के फैसले के बाद आंदोलनकारी छात्रों के एक गुट में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरा गुट जो है वो अभी भी आंदोलन जारी रखने के पक्ष में नजर आ रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उनकी मांगों को मानने का काम किया है और टीडीपीएल के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं उसको रद्द करने का काम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का डिमांड रहा है कि सीबीआई जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। में खड़े और हम लोगों ने मिलके ये साबित किया कि अगर लड़ाई सच की हो तो जीत निश्चित है। और हम लोगों ने इस बात को साबित किया कि अगर ईश्वर आपके साथ, अगर आपका लड़ाई सही है तो हम लोग जीतेंगे। और हम लोगों ने साबित कर दिया कि झारखंड के इतिहास में ऐसी लड़ाई कभी ना लड़ी गई थी और शायद ही कभी लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को आने वाला समय एक एग्जाम्पल के रूप में लेगा। हमने युवाओं की लड़ाई लड़ी। आज के इस ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेने के लिए, छात्र हित में जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लिए, इसके लिए जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से हम तमाम छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए हैं या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और देखिए, नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम घोषित हो गई है। जी हां, बीजेपी की नई टीम में यूपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। ओबीसी चेहरों की भरमार है। यूपी से 8 नाम इस नई कार्यकारिणी में शामिल आए हैं।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री, सचिव और मोर्चा तक यूपी के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है। नई टीम के 8 बड़े पदों में 3 ओबीसी, 1 ब्राह्मण, 1 पारसी, 2 मुसलमान, 1 दलित को जगह मिली है। यूपी से 2 नेता राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद रही स्मृति ईरानी और बस्ती से सांसद रह चुके हरीश द्विवेदी को ये जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा द्विवेदी को पहले कई राज्यों में प्रभारी का अनुभव भी है। संगठन में महामंत्री का पद बेहद अहम माना जा रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भी यूपी कनेक्शन वाले शिवानंद द्विवेदी को दी गई है। चुनावी राजनीति में डिजिटल भूमिका बढ़ने के कारण इसे भी 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये नई कार्यकारिणी बनी है और बता दें आपको कि इसमें यूपी का दबदबा देखने को मिल रहा है और कई चेहरों को इस नई कार्यकारिणी में मौका मिला है। तो ये नई टीम बनकर अब तैयार है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी घोषित हो गई है। थोड़े समय से इंतजार हम जरूर कर रहे थे, लेकिन फाइनली अब मुहर लग गई है। और सबसे बड़ी बात का अगर हम यहाँ पर करें तो 2027 यूपी में इलेक्शन है और इलेक्शन को देखकर अगर हम देखें तो कई ऐसे चेहरे इसमें शामिल है जिनके कंधों पर अब नया कार्यभार हो सकता है। बिल्कुल, देखिए 8 कुल चेहरे, प्रमुख चेहरे उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं संगठन में भारतीय जनता पार्टी के। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि स्मृति ईरानी जो लोकसभा का चुनाव हारने के बाद अमेठी से राहुल गांधी से, उसके बाद उतनी सुर्खियों में नहीं रही थी। एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया, स्मृति ईरानी को वापस लेकर आया गया है और स्मृति ईरानी की अगर कहें तो राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया गया है। ये एक बड़ा चेहरा है जिसको शामिल किया गया है। इसके अलावा जो कुछ बड़े चीजें इसमें देखने को मिली है कि रेखा वर्मा पूर्व सांसद हैं, लखीमपुर खीरी से आती हैं। दोबारा इनको इस संगठन में काम करने का मौका मिला है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अलीगढ़ से जो तारिक मंसूर हैं, पूर्व बीसी रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो दोबारा उनको मौका दिया गया है। एक मुस्लिम, सशक्त मुस्लिम चेहरे के तौर पर, बुद्धिजीवी मुस्लिम चेहरे के तौर पर इनकी वापसी हुई है। सबसे जो बड़ी चीज देखने को आई है कि अल्पसंख्यक मोर्चा, जिसके प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली थे, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनको जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2027 को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी तरह से अमरपाल मौर्य जो राज्यसभा के वर्तमान में सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। ये एक बड़ा कदम है और खासकर आप देखिए 2027 का विधानसभा का जो चुनाव है उसके मद्देनजर ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन संगठन में किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है। संगीता यादव गोरखपुर से आती हैं, राज्यसभा की सांसद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करीबियों में गिनी जाती हैं, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। भोला सिंह दलित चेहरा है, पार्टी का बुलंदशहर से सांसद है, वो इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ हरीश यादव की अगर बात करें, पूर्व सांसद रहे, बस्ती के संगठन में तमाम बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। अभी असम का जो चुनाव था उसमें वो प्रभारी बनाकर भेजे गए थे। तो ये वो चेहरे हैं जिनको शामिल किया गया संगठन में। 2027 के नजरिए से देखें, जातिगत समीकरण की बात करें तो 3 ओबीसी चेहरे हैं, यादव भी है, कुर्मी भी है, मौर्य भी है, ब्राह्मण चेहरा भी है, स्मृति ईरानी के तौर पर एक अल्पसंख्यक जिसे समुदाय कह सकती है, पारसी चेहरा भी है और एक अनुसूचित जाति का चेहरा भी। यानी पूरा समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन लोगों को दी गई हैं और ये कहा जाए सीधे तौर पर कि 2027 में एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने की अगर है तो इनके कंधों पर भी हो। चलिए, शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हर एक चेहरा यहाँ पर शामिल है, हर एक वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। और ओबीसी चेहरों की अगर बात करें तो इस पूरी कार्यकारिणी में अगर हम यूपी से जोड़कर इसे देखें तो ओबीसी की यहाँ पर भरमार नजर आ रही है और हर एक वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश जो मैनेजमेंट होता है उसे यहाँ पर भरपूर तरीके से दिखाया गया है और ओबीसी चेहरों को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। तो ये नई कार्यकारिणी अध्यक्ष की नितिन नबीन की तैयार है। और चलिए बात करते हैं गोरखपुर से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से प्रदेश भर के पीआरडी जवानों पर उपहारों की बौछार आज करेंगे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही मुख्यमंत्री इन जवानों के लिए 30,000 रुपए वर्दी भत्ता की धनराशि उनके खातों में अंतरित करेंगे। इसके साथ ही वह
पीआरडी स्वयंसेवकों के कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड का वितरण कर मुख्यमंत्री पीआरडी परिवार कल्याण योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर रिमोट का बटन दबाकर लखनऊ में बनने वाले बहुमंजिला की पीआरडी बैरक का शिलान्यास भी करेंगे। पीआरडी जवानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा संवेदनशील नजर आते हैं। तो ये सौगात आज सीएम देने वाले हैं, गोरखपुर पहुंचेंगे और ये सौगातें आज देने वाले हैं। पीआरडी जवानों को यह सौगात आज मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच के यह सौगात जवानों को देंगे। तो गोरखपुर से ये बड़ी खबर, जहां सीएम आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और पीआरडी जवानों को सौगात देने वाले हैं। पीआरडी स्वयंसेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड का वितरण करेंगे और कई सौगातें आज गोरखपुर वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और कई सुविधाएं जवानों को, कई सौगातें यहां पर जवानों को देने वाले हैं, और क्या क्या कार्यक्रम आज सीएम के हैं, क्या गोरखपुर वासियों को मिलने वाला है? ये मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो गोरखपुर आते हैं तो निश्चित तौर पे गोरखपुर वालों को काफी सौगात देते हैं, और कहें तो विकास की एक गंगा जो है वो गोरखपुर में बह रही है। लोगों को साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जब से योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, विकास गोरखपुर में पूरी तरह दिख रहा है। अगर आज की बात करें तो आज यहाँ जवानों को जो है वो कैशलेस चिकित्सा की सुविधा देने वाले हैं। साथ ही आज जनता दर्शन कार्यक्रम में उनका कड़ा रुख देखने को मिला है। जनता दर्शन कार्यक्रम में एक फरियादी ने उनसे महिला फरियादी ने उनसे जमीन संबंधित शिकायत की, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि तहसीलदार, लेखपाल और कानून को, इन तीनों को सस्पेंड करो अगर रास्ते का विवाद ये नहीं निपटाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जहां विकास की गंगा गोरखपुर में बहा रहे हैं, वहीं गोरखपुर में जो जनता दर्शन में शिकायतें आ रही हैं उसको लेकर भी कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। नेहा जी, चलिए शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जनदर्शन में सीएम की नाराजगी भी एक और नजर आई है, सख्त यहाँ पर सीएम नजर आए हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आज दौरे पर रहेंगे, गोरखपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर कई विकास कार्यों की सौगातें आज सीएम देने वाले हैं। पीआरडी जवानों को सौगात यहाँ पर मिलेगी और कई भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर होने वाले हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। चलिए अयोध्या का रुख कर लेते हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण का पूरा मामला है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी गई है। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी गई है। 8 नामजद समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 3 जून को सौंपी गई थी प्रारंभिक रिपोर्ट, 25 जून को दर्ज होनी थी पहली एफआईआर। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विवाद काफी गरमाया हुआ है और पुलिस की टीम जांच एजेंसी आरोपी को गिरफ्तार कर उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अयोध्या चढ़ावा प्रकरण में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आवश्यक कार्रवाई के साथ विशेष जांच दल की फाइनल रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में हस्तक्षेप से पहले बनी एसआईटी ने तैयार कर शासन को सौंपी थी। एसआईटी का गठन गत 13 जून को ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने किया था। आपको बता दें कि एसआईटी ने 23 जून को शासन को अपना प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कई कठोर स्तुतियां प्रस्तुत थी। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 8 नामजद और अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रवि, ये जो रिपोर्ट आई है 8 नामजद और अज्ञात के खिलाफ पूरा इसमें बातें कही गई है, और क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है? एसआईटी को जांच सौंपी गई थी, 23 जून को पहली एफआईआर हुई थी। फिलहाल अब क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल नेहा, आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जांच अब एक अहम मुकाम पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और आगे की कार्रवाई को लेकर संतुष्टियां दी गई हैं। इस मामले में 13 जून को ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद जांच टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में 8 नामजद लोगों के साथ अन्य अज्ञात
लोगों की भी आरोपी बनाया गया था। अब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपने जाने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। चढ़ावे से जुड़े लोग आरोपी की जांच में कौन कौन से तथ्य सामने आए और किन लोगों पर कार्रवाई की संतुष्टि की गई, इसका पूरा खुलासा आगे की कार्रवाई के साथ सामने आएगा। राम मंदिर चढ़ाव प्रकरण में अब जांच रिपोर्ट से आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये रिपोर्ट आई है जिसमें 8 नामजद है और कई अज्ञात लोगों के नाम शामिल है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है और अब पूरे मामले में आगे भी लगातार जांच और कार्रवाई जारी है। एसआईटी पूरे मामले में जांच कर रही है। 3 जून को सौंपी गई थी प्रारंभिक रिपोर्ट, इसके बाद आज जो है एसआईटी की रिपोर्ट आई है। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश ने आम जनमानस की मुश्किलें बढ़ा दी है। संगम नगरी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर के वीआईपी इलाके जॉर्ज टाउन में भी जलभराव की गंभीर स्थिति देखने को मिली है, जहां कई घरों के साथ साथ थाने में भी पानी भर गया है। लगातार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घरों और सरकारी परिसर में पानी भरने से नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जलभराव की तस्वीरों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और नाला सफाई के दावों की पोल खोल दी है। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे प्रयागराज में बारिश के दौरान ये हालत नजर आ रहे हैं। शहर की जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें, बारिश हुई है और किस तरीके से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। स्मार्ट सिटी योजना पर भी कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पानी भरने से जल निकासी की व्यवस्था यहां पर चरमरा गई है और देखिए लोगों को आवागमन में किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बारिश के दौरान अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में, आवागमन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश हुई है। गंगा, सरयू समेत 8 नदियां वार्निंग लेवल के पार है। उत्तराखंड में 91 सड़कें बंद हो गई है। देहरादून में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में। देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने देहरादून और उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को देखते हुए कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने देहरादून के सभी सरकारी और गैर सरकारी निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। लगातार बारिश के चलते नदियां भी जो है वो उफान पर है। गंगा, सरयू, गोमती समेत 8 नदियां जो है वो वार्निंग लेवल के पार पहुंच गई है। तो वहीं ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से त्रिवेणी घाट डूब गया है। वहीं चंद्रभागा नदी के उफान पर आने से कई वाहन पानी की चपेट में आ गए हैं। शारदा बैराज का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और सड़कें बाधित होने का खतरा लगातार बना हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण प्रदेश में 91 सड़कें यातायात के लिए बंद है। इनमें 2 स्टेट हाईवे, 1 बॉर्डर रोड और 13 PWD मार्ग शामिल है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और येलो अलर्ट भी यहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है। कई सारी, जाहिर सी बात है बारिश है तो कई सारी समस्याएं भी सामने होगी। लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है, तो वहीं आवागमन में भी दिक्कतें हो रही है। अब मौसम विभाग का क्या कहना है, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां अब यहाँ पर युद्ध स्तर पर की जा रही है? यहाँ भी जो अंदर बारिश चल रही है रात से ही, और कल भी पूरा दिन बारिश हुई है, उससे पूरे शहर में जलमग्न हो गया है। काफी रोडों में जो नाले आले जो ब्लॉकेज थे, गंज, वो सब भी जो है काफी उफान पर है और आवागमन में बहुत बाधित हो गया है। कल IMA के पास एक पेड़ भी गिर गया था। जो नदियां हैं आसपास की वो काफी उफान पर है और इस समय जो है स्थितियां बहुत खराब है। इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है और उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। हाँ। अब ये गवर्नमेंट ने प्रकाशन के हिसाब से स्कूल तो बंद कर दिए हैं, लेकिन चूंकि आज भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग भी है आज, और देखना है कि और बाकायदे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो उस्माडा के यहाँ पर मौसम विभाग के अलर्ट में सूचना में बाकायदे वो
मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रात दिन मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पर मोहनी रोड पर एक रिश्वना पुल है, वहाँ पर जल स्तर काफी बढ़ गया है क्योंकि शहर से लगा हुआ है ये जी। उसके आसपास रहने वालों को चेतावनी दी गई है कि आप लोग हेल्प रखिए। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, स्कूलों की छुट्टी देहरादून में कर दी गई है और लगातार बारिश हो रही है और व्यवस्था यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डगमगाई हुई है। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने यहाँ पर जारी किया है और इसी के चलते स्कूलों की यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है। और जिस तरीके से लैंडस्लाइड की खबरें भी लगातार आ रही थी, इसको लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां यहाँ पर की गई है ताकि लोगों को परेशानियां ना हो। और चलिए महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां मराठी सीखने की डेडलाइन अब खत्म हो गई है। आज रिक्शा टैक्सी चालकों की मराठी सीखने की डेडलाइन खत्म हो गई है। कुछ और समय दिया जाए, ये कहना है ट्रांसपोर्ट यूनियंस का। उन्होंने 19 अगस्त से शुरू होगी कार्रवाई। जी हां, 19 अगस्त से अब कार्रवाई शुरू होगी, ये कहना है परिवहन मंत्री का। तो मराठी सीखने की जो डेडलाइन है वो फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन जो यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उनका कहना है कि कुछ समय और दिया जाए। इस पूरे मामले में परिवहन मंत्री का कहना है कि 19 अगस्त से अब कार्रवाई शुरू हो गई। और महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिन की मोहलत का आज 18 अगस्त को खत्म हो गई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई समेत राज्य के करीब 2 लाख चालकों के लिए बोलचाल की मराठी अनिवार्य की थी और इसके लिए क्लास वर्कशॉप भी आयोजित की थी। सरकार के अनुसार अब तक 1.65 लाख चालकों को मराठी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि 19 अगस्त को यूनियन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कार्रवाई होगी। जिन चालकों को मराठी नहीं आती है उन्हें पहले 1 महीने फिर 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद भी असफल रहने पर लाइसेंस और बैच रद्द किए जा सकते हैं। वहीं रिक्शा टैक्सी यूनियन ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि बारिश, शिक्षकों और जगह की कमी से ज्यादातर चालक सिर्फ 30-40 दिन ही सीख पाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि एक भी लाइसेंस रद्द हुआ तो हड़ताल और कानूनी लड़ाई होगी। मैं हमारे मुंबई मराठी साहित्य संघ और कोकण मराठी साहित्य परिषद के सभी हमारे सहयोगी उनका दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 1989 में आरटीओ में जो नियम है कि हमारे सभी महाराष्ट्र में काम करने वाले हिंदी भाषिक जो ड्राइवर है उनको जुज़वी मराठी का ज्ञान होना जरूरी है और अगर वो ज्ञान नहीं होगा तो उनको बैच दिया गया है। बैच देते वक्त यही सवाल उनके सामने रखा गया था कि अगर आपको इतना मराठी ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको लाइसेंस और बैच नहीं दिया जाएगा। उसको मद्देनजर नजर रखते हुए हमारे आरटीओ के अधिकारियों ने कार्रवाई करना शुरू की। हमारे पास बहुत सारे रिक्शा संगठन के हिंदी भाषिक नेता अभी आ गए। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता सरजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सरजीत बताइए, देखिए यूनियंस को जो हिंदी भाषी है उन्हें मराठी सीखने के लिए कहा गया था, टैक्सी चालकों को, लेकिन डेडलाइन एक समय जो सरकार की ओर से दिया गया था वो आज यहाँ पर खत्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यूनियन का यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है, थोड़े समय की और मांग कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सरकार की तो कहीं ना कहीं सरकार इसका विरोध कर रही है क्योंकि डेडलाइन खत्म हो गई है। इस कश्मकश की स्थिति में अब क्या डिसीजन हो सकता है? जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया था जिसमें मराठी जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, टैक्सी हैं, जिनको अगर वाहन चलाना है तो उन्हें मराठी अनिवार्य होना पड़ेगा, नहीं तो अगर मराठी उन्हें बोलने नहीं आती है। हालांकि एक गाइडलाइन दिया गया था, इसमें कई चालकों ने ट्रेनिंग भी ली है, कई जो है उन्होंने सीखा भी है और कईयों का ट्रेनिंग अभी बाकी है। आज से आरटीओ फील्ड पे रहेगा और आरटीओ के जो महाराष्ट्र के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करने के लिए सख्ती बरती जाएगी, जिसमें ऑटो चालक से जो चेकिंग किया जाएगा ताकि वो जो सवारी है उनसे मराठी में बात कर रहे हैं या नहीं, मराठी उनको समझ आती है कि नहीं। अगर नहीं आती तो उन्हें एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद उनका 3 महीने की लाइसेंस सस्पेंड करने का जो है बात कही जा रही है। वहीं यूनियन इसका विरोध करते नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अगर आज से इस पर कार्रवाई की जाती है तो पूरी तरह से उसका विरोध किया जाएगा और हड़ताल पे जाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार देखना है कि जो नियम जिस तरह से लागू कर रही है तो उसमें कौन से जो कमर्शियल रिक्शा चालक हैं इसका पालन करते हैं, कौन इस पे, और इसका जो लाइसेंस का सस्पेंड की जो बात कर रही है इस पे महाराष्ट्र सरकार क्या एक्शन ली जाती है। जी चलिए, शुक्रिया सरजीत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक और यूनियन विरोध कर रहा है, लेकिन आज से कहीं ना कहीं उनको जो प्रशिक्षण दिया गया था उसका टेस्ट भी आज से होगा। उसके बाद अगर वो मराठी नहीं बोल पाते हैं, ड्राइवर्स अगर मराठी नहीं बोल पाते हैं तो उनका लाइसेंस जो है
वो निरस्त भी किया जा सकता है, लेकिन जो यूनियन है वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और डेडलाइन जो आज दी गई थी, 100 दिन की जो डेडलाइन दी गई थी, वो आज खत्म हो गई है। और इसी बीच परिवहन मंत्री का भी बयान आया है और कहा है कि अगर आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं तो आपका लाइसेंस जो है वो यहाँ पर निरस्त किया जाएगा। और यही वजह है कि जो यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है, वो इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। जो मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक हादसा हुआ है। यूपी के लखीमपुर लौटते वक्त पिकअप डंपर से टकराई है। 8 मजदूरों की मौत की खबर है, 25 घायल बताए जा रहे हैं। मवेशियों को बचाने के प्रयास में ये हादसा हुआ है। भिंड ग्वालियर रोड पर छिमका गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को गोहद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। भिंड के नेशनल हाईवे 719 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई और पिकअप में ग्वालियर क्षेत्र से धान की रोपाई का काम कर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी लौट रहे मजदूर सवार थे। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। और टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। वाहन में सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। गोहद चौराहा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वाहन से बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल निकाला गया। हालांकि जो घायल बताए जा रहे हैं उनका इलाज अस्पताल में जारी है। और देखिए, पश्चिम एशिया में तनाव जारी है। ट्रंप का ईरान से बातचीत की। जी हां, पश्चिम एशिया में लगातार तनाव जारी है। ट्रंप का ईरान से बातचीत की है और डेडलाइन बढ़ाने से इनकार। ट्रंप बोले तेहरान जरूरी शर्त वाला समझौता नहीं करना चाहता। ईरान ने कहा है कि 60 दिन की डेडलाइन का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप ने ओमान पर बमबारी की धमकी दी है और ट्रंप ने कहा कि ईरान मुद्दे पर बीच में ना आए। इसी बीच IRGC का अमेरिका से बातचीत का दावा भी खारिज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए तय 60 दिन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है और सोमवार को यह डेडलाइन खत्म हो गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वह उस तरह की डील के लिए तैयार नहीं है जिसे अमेरिका जरूरी मानता है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे उस तरह का समझौता नहीं करने जा रहे जिसे मैं जरूरी मानता हूं। अमेरिका की प्रमुख मांग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। वहीं ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए जारी रखने की बात कह रहा है। यही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को एक समझौता ज्ञापन हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए 60 दिन का समय किया गया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि दोनों देशों के बीच वास्तव में कोई बातचीत शुरू नहीं हुई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी ओमान को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ओमान इस मामले में अमेरिका के रास्ते में आया तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. Why do you do that? We have total control over the strait. Now, they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. But the blockade has been very effective. And, we're taking out, now maybe that will stop, or maybe it'll open up even further, but we're taking out millions of barrels of oil a week. If you look at the kind of numbers that we're doing, the strait is open, and the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. Iran is in big trouble. They have 300% inflation. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।